हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो बीएससी सेमेस्टर 2 का है। सेमेस्टर 2 में हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था, तो ये मैथमेटिक्स का अगला वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार टॉपिक इक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इसको पढ़ने वाले हैं। ये वाला टॉपिक हम इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से करा चुका हूं, लेकिन उस समय क्या था, कुछ फोन आ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी थी, तो वही वीडियो मैंने डाल दी थी। अब मैं फिर से इसको एक बार समझाऊंगा और फिर से आगे के कुछ सवालों को कराऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही और बहुत तेजी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को वो समझ लीजिएगा, इक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इक्लन फॉर्म को इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, यानी कि किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए। और वो क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आता है और लॉन्ग क्वेश्चन किसी किसी यूनिवर्सिटी में 25 नंबर का तक आता है, 20 और 15 का तो आता ही आता है। तो कुल मिलाकर यदि 20 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अपने आप में 20 नंबर एक ही क्वेश्चन दे देता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी होगी लाइक दिस और इसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। पहले हम रैंक निकालने के लिए हमको इक्लन फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है। इक्लन फॉर्म से ही हमको रैंक फाइंड आउट होती है। तो इक्लन फॉर्म क्या होती है बेसिकली उसको समझते हैं पहले। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इक्लन फॉर्म को समझ लेते हैं। इक्लन फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द इक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आपको लिखना क्या है। अब पहले देखिए, मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इक्लन फॉर्म के लिए। कोई भी मैट्रिक्स जब बनता है, ठीक है, तो हम मैट्रिक्स की परिभाषा हमने क्या बताई थी पिछले वीडियोज में? ये बताई थी कि नंबर्स का रो और कॉलम में अरेंजमेंट जो कर देते हैं तो वही आपका मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं लाइक दिस, हमारे पास ये बहुत सारे नंबर्स थे, इनको मैंने क्या किया, रो और कॉलम में अरेंज कर दिया, तो यही अपने आप में एक मैट्रिक्स बन गई, जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गई। ओके, अब हम इक्लन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, या फिर इक्लन फॉर्म होती क्या है। अब इक्लन फॉर्म को हम ऐसे समझेंगे कि इक्लन फॉर्म में तीन बेसिक बातें रहती हैं। यदि किसी मैट्रिक्स पर ये तीन बातें अप्लाई कर दी जाए तो वही इक्लन फॉर्म में हो जाएगी कन्वर्ट। पहली बात क्या है कि सभी जो लीडिंग एलिमेंट होंगे, अब ये लीडिंग एलिमेंट क्या होता है पहले समझो। लीडिंग एलिमेंट होता है किसी भी रो का पहला नन जीरो एलिमेंट। किसी भी रो का पहला नन जीरो एलिमेंट, उसको हम लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे या पाइवॉट बोलेंगे। ठीक है, तो लीडिंग एलिमेंट क्या होता है? किसी भी रो का पहला नन जीरो एलिमेंट। जैसे मेरे पास एक रो है, ये इसका पहला नन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 1 है। नन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है। लाइक जैसे कि ये दूसरी रो है। अब दूसरी रो को जरा ध्यान से देखोगे आप, ये समझिएगा, इस वाली रो में लीडिंग एलिमेंट कितना है? ये 5 है। क्यों? क्योंकि ये नन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही इस वाली रो में ये समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5। ठीक है, ये तो अब आपको दिखाई देगा, ये वाला नहीं, ये -5 यहाँ पर नन जीरो एलिमेंट होगा, तो यही आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। तो पहली बात, लीडिंग एलिमेंट समझ में आ गया। अब हम इक्लन फॉर्म के लिए तीन बेसिक बातें हैं। पहली बात कि लीडिंग एलिमेंट हर अगली रो में राइट साइड में शिफ्ट होता जाता है। लीडिंग एलिमेंट हर अगली रो में राइट साइड में शिफ्ट होता जाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, लीडिंग एलिमेंट का मतलब क्या था? नन जीरो एलिमेंट। तो यहाँ पे नन जीरो एलिमेंट यहाँ है। अब इससे अगली वाली ये रो देखोगे तो उसमें नन जीरो एलिमेंट, यानी कि ये दो किधर खिसक गया? राइट साइड में खिसक गया। यहाँ पे देखिएगा नन जीरो एलिमेंट और राइट में, यानी कि जैसे जैसे हम रो की साइड में बढ़ते जाते हैं, यानी कि अगली रो पर जाएंगे, लीडिंग एलिमेंट आपका राइट में शिफ्ट होता चला जाता है। पहली कंडीशन ये है कि लीडिंग एलिमेंट राइट में शिफ्ट होता चला जाता है। दूसरी बात, हर लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। देखिएगा यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 4 है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं। यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 2 है, इसके नीचे सभी एलिमेंट जीरो हैं। लाइक देखिएगा, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे सभी एलिमेंट जीरो है। मतलब लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। और तीसरी बात यह है कि सभी जीरो रो का मतलब ऐसी रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं,
वह सभी मैट्रिक्स के नीचे बॉटम में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक ऐसी रो हमको मिली, इसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये कहां पर स्थित है? सीधे मैट्रिक्स के नीचे बॉटम में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा जीरो जीरो रो है, अर्थात इसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं। कहां पर स्थित है? ये मैट्रिक्स के बॉटम में स्थित है, इसलिए ये अपने आप में क्या बन गई? एक इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है? एक इक्विवेलेंट फॉर्म किसी मैट्रिक्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है या स्पेशल केस होता है जिसमें सभी लीडिंग एलिमेंट, प्रत्येक रो का लीडिंग एलिमेंट अपने से ऊपर वाली रो के राइट साइड में शिफ्ट होता जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये एलिमेंट है लीडिंग, इससे ऊपर वाली रो देखिए ये है, इसका लीडिंग एलिमेंट 4 है, तो इससे राइट में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हर लीडिंग एलिमेंट अपनी रो के अगली रो के साइड में शिफ्ट होता है। कौन सी साइड में? राइट साइड में। दूसरी बात, प्रत्येक लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, प्रत्येक लीडिंग एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट सभी जीरो होते हैं। और यदि किसी मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है, अर्थात एक ऐसी रो उपस्थित है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है, तो वह नीचे बॉटम में मिलेगी, अर्थात ये देखिए बॉटम में होती है। तो यही अपने आप में क्या बन गई? इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। ओके, चलिए इसकी परिभाषा को हम, इन तीनों बातों को एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से आप लिख सकते हो। कैसे? कि ए मैट्रिक्स इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में कहलाएगी इफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो, ठीक है, प्रत्येक रो का लीडिंग एलिमेंट इज टू द राइट साइड ऑफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो एबव इट। ठीक है, जैसे कि ये है, ये लीडिंग एलिमेंट है, तो लीडिंग एलिमेंट किसी भी रो का या किसी प्रत्येक रो का लीडिंग एलिमेंट अपने से ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से राइट में उपस्थित रहता है। तो देखिएगा ये है लीडिंग एलिमेंट, अपने से ऊपर के लीडिंग एलिमेंट से राइट में, ये लीडिंग एलिमेंट है अपने से ऊपर की रो के लीडिंग एलिमेंट के राइट में है। ये देखिए, ये भी देख लो, कोई सा भी पकड़ लीजिए लीडिंग एलिमेंट, ये अपने से ऊपर के लीडिंग एलिमेंट के राइट में स्थित है। दूसरी बात, एंड 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 ऑल द एलिमेंट बिलो द लीडिंग एलिमेंट आर जीरो, प्रत्येक लीडिंग एलिमेंट के नीचे के, बिलो के सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट बिलो द लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट के बिलो के, बिलो मतलब नीचे के सभी एलिमेंट कैसे होते हैं? जीरो होते हैं, आर जीरो। बात समझ में आ गई? अच्छे से परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। हिंदी में मिक्स लिखना चाहो तो इसको लिख लीजिएगा, इंग्लिश में मिक्स लिखना चाहो तो इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहां से आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले यहां तक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से आगे देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको लिखना है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द, ठीक है, यहां से अपने आप में क्या बनता है? अब कैसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर लेते हैं? तो देखिएगा यहां पे लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय रो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? किसी भी इक्विवेलेंट फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का मतलब कितनी नॉन जीरो रो है, देखिएगा जैसे कि ये भी अपने आप में नॉन जीरो रो है। जीरो रो का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं, सभी एलिमेंट जीरो क्या है? ये है। तो अब इसको छोड़ देंगे, बाकी कितने? एक दो तीन, तीन ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी? 3 होगी। तो जैसे इसकी रैंक कितनी होगी, इसको रो से प्रेजेंट करते हैं, इतना समझिए। इसकी जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो कितनी होगी? 3। इसकी कितनी होगी? इसकी भी 3 होगी। इसकी कितनी होगी? इसकी 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली तो जीरो रो है, ठीक है, ये जीरो रो है ऊपर वाली, तो यही चीज। अब यदि कोई मैट्रिक्स आपकी, कोई भी मैट्रिक्स यदि इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो हम पहले उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर देन उसके बाद में हम उसकी क्या निकालते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। अब मैं आपको एक बात पते की बता रहा हूं, बहुत से टीचर्स, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने
बहुत रिसर्च वगैरह कर रखी है, वो एक चीज बताते हैं कि इक्लन फॉर्म में जो लीडिंग एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, ठीक है, ये वाला वन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इक्लन फॉर्म में कोई भी एलिमेंट आपका नन जीरो हो चलेगा, लेकिन एक इक्लन फॉर्म के बाद में एक रिड्यूस इक्लन फॉर्म आती है, उसमें लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप में यदि केवल इक्लन फॉर्म पढ़ रहे हो तो वहां पर आपका लीडिंग एलिमेंट का वन होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिड्यूस इक्लन फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, ठीक है। उसकी अलग कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे केवल इक्लन फॉर्म पढ़ रहे हो या रो इक्लन फॉर्म पढ़ रहे हो तो वहां पर लीडिंग एलिमेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो लीडिंग एलिमेंट है कोई भी नन जीरो एलिमेंट है चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये किताब है, इसमें भी साफ साफ जो इक्लन फॉर्म की परिभाषा दे रखी है उसमें ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि लीडिंग एलिमेंट का वन होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, लीडिंग एलिमेंट का इस वाले पॉइंट से ही स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है लीडिंग एलिमेंट, लेकिन उससे अगली वाली जो रो होगी उसमें आपका, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा, हमारा बताने वाला ये, ओके। चलो यहीं से समझ जाओगे, देखिए अब हमारा जैसे कि लाइक 0 0 2 और 3 इस तरीके से, और फिर 0 0 0 यहाँ पे 4 0 0 0 0, क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है? तो आपको मैं बता दूं ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। क्यों है इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसका भी कारण समझ लीजिएगा। उसका कारण ये है सिंपल में, ये देखिएगा, इस वाली रो को देखो, पहली रो, ये है आपकी दूसरी रो, ये है आपकी तीसरी रो। पहली रो में देखो इसका लीडिंग एलिमेंट कितना है, इसका लीडिंग एलिमेंट यानी कि इस रो का पहला नन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है, ठीक है, ओके। अब इससे अगली वाली रो देखो, इससे अगली वाली रो का लीडिंग एलिमेंट कितना है, ये है, तो ये राइट में खिसक गया कि नहीं खिसक गया इसके, और इसके लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं, और जीरो रो उपस्थित है तो वो नीचे है, तो यानी तीनों कंडीशन जो इक्विवेलेंट फॉर्म की तीन कंडीशन थी, तीनों को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए यदि ये ए मैट्रिक्स है तो ये अपने आप में इक्विवेलेंट फॉर्म में होगी, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम निकालेंगे, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। 2 क्यों हो गई, 2 इसलिए होगी क्योंकि हमारे इसमें दो कितने नन जीरो रो है, नन जीरो, नंबर ऑफ नन जीरो रो, यानी कि ऐसी रो इसमें कितनी है जो पूरी तरह से जीरो नहीं है, तो वो है, देखिए केवल एक रो ऐसी है जो कि पूरी तरह से जीरो है, बाकी के 1 और 2 ये कैसी हैं, ये आपकी नन जीरो है, तो मतलब इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब एक और चीज आती है, रैंक ऑफ नलिटी। नलिटी का मतलब क्या है भाई, ये देखिएगा ध्यान से, रैंक ऑफ नलिटी ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलती है, पहली बात समझ लीजिएगा, नलिटी किस में निकलती है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलती है। और ये कैसे निकलेगी, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक R/R, ठीक है, तो उसका हम लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर R माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स को घटा देते हैं, या आपको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इस वाली रो में जैसे कि ये आपकी इसकी नलिटी नहीं निकलेगी, इसकी नलिटी नहीं निकलेगी, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होता ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता, लाइक मान लीजिए कि ये इस तरीके से होता, ठीक है,
ये इस तरीके से होता है। अब ये अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इक्विवेलेंट फॉर्म में भी है और इसकी जो रैंक है वो 2 होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 का है, 3x3 का है, तो पहले तो इसका ले लेंगे हम, ठीक है, 3x3 ले लिया और इसमें से मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि 2 को घटा दूंगा तो 1 आ जाएगी, तो रैंक ऑफ नलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि इस वाली रो में ऐसी कितनी रो है, इस वाले मैट्रिक्स में ऐसी कितनी रो है जो पूरी तरह से 0 है। मतलब नलिटी का मतलब है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कितनी रो 0 है, कंप्लीटली 0, तो कंप्लीटली 0 इसमें 1 रो है, तो इसलिए 1 आ गई। ये पता कैसे चलती है, पहले हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने रहा है और उसमें देख लो कितनी रो कंप्लीटली 0 है, बस वो निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो रैंक ऑफ नलिटी वो भी किससे निकलती है, आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने से, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। अब यहां से 1-2 सवाल करेंगे, फिर आगे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को भी अच्छे से समझेंगे अगली वीडियो में। 1-2 सवाल यहां से कर ले रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा और अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है 1 2 3 3 4 5, देखिएगा, एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 3 4 5 और आपका 4 5 6, 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें कह रहा फाइंड द रैंक, तो ये क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक आपको फाइंड करनी है, ओके। चलिएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले तो यही मैट्रिक्स आपको लिख देना है। हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है, ओके, इस मैट्रिक्स की रैंक। अब रैंक कैसे फाइंड आउट होगी भाई, रैंक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ओके। और इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने की क्या कंडीशन है कि भैया इक्विवेलेंट फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान देते हैं। क्या, कि पहले तो हम इसमें देखेंगे कि पहली रो में जो एलिमेंट है, कौन सा, लीडिंग एलिमेंट, यहां पर 1 है, लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात, लीडिंग एलिमेंट हर अगली रो में राइट साइड में होना चाहिए। तो भैया पहले हम, ये वाली रो है, अब इसके का नीचे वाला जो एलिमेंट है ये वाले, दोनों के दोनों 0 होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी चाहे तो रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, बस आपका क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। चलो कर देंगे। अब हम, हमारे पास है, हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, आपको पता है कि ये आपकी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है और ये हमारी तीसरी रो है। अब हम देखिए, पहली रो का लीडिंग एलिमेंट आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, नन 0 आ गया। अब हम दूसरी रो को चेंज कर रहे हैं, दूसरी रो को क्या चेंज करेंगे, दूसरी रो में से घटा देंगे 3R1, ठीक है। दूसरी रो में से हम यहाँ पे 3, 0 कब आएगा, जब 3 में से 3 जाएगा, तो 3 हम क्या करेंगे, पहले हम पहली रो में हम पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और R3 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R3 में हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 4R1, और R3 को 0 कब होगी R3, क्योंकि यहां पर आपका 4 है, तो बबुआ ऊपर भी 4 में से जब 4 जाएंगे तब 0 होगा, तो पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो अब जो 1 है इक्विवेलेंस टू, अब ए इक्विवेलेंस टू क्या आ जाएगा, देखिएगा ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, ये जो का त्यों रहेगा। अब नीचे देखिएगा, पहली जो दूसरी रो है, पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं किए, जो के त्यों है। दूसरी रो में हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, क्या चेंज करना चाह रहे हैं हम, R2 माइनस 3R1, मतलब ये है कि पहले इसमें 3 का एलिमेंट, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी 3 की, इसमें भी 3 की, और नीचे वाले में से घटा दूंगा। तो देखिएगा, इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा तो 0,
ऊपर में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6, और 4 में से 6 जाएगा तो बचेगा -2, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे -4। ओके, ठीक, आगे बढ़ो। अब हम R3 में क्या चेंजेस कर रहे हैं इसमें, अब इसमें हम चेंज कर रहे हैं कि 4R1, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, और 5 में से 8 जाएगा तो बचेंगे -3। अब मैं 4 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 4 तिया 12, और 6 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 6, वो भी माइनस के, ये आ गया। ओके, चलिएगा। अब हमारा एक चीज तो हमारा समझ में आ गया, क्या है, यहाँ पर ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो कितना आ गया बबुआ, ये आ गया आपका 1, और 1 के नीचे के सभी एलिमेंट आके 0। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है हमारा, कि इससे जो अगली रो है ये, इसका लीडिंग एलिमेंट ये है, तो इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो अब इसके नीचे हमारा 0 कैसे होगा बबुआ, सिंपल है, क्या करना चाहो भाई, कि ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 0 हो जाए। ओके, क्या है, सिंपली इसमें यदि मैं इस वाली रो में यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा -6, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 का, तो ये भी हो जाएगा -6, और इसमें से -6 में से जब -6 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो सिंपली मैं क्या चेंज कर रहा हूं कि भैया R3 चेंज टू, क्या करूंगा, 2R3 -3R2। ठीक है, इसमें मैंने कितने की मल्टीप्लाई करी, पहले R3 में 2 की मल्टीप्लाई करी, और उसमें से इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, तो हो जाएंगे दोनों सेम सेम, और इसमें से इसको घटा देंगे, सिंपल। तो ठीक है, A इक्वलेंस टू क्या आ जाएगा ऊपर, 1 2 3, इस तरीके से आ गया। फिर ये 0 -2, 0 -2, और -4। ओके, अब मैंने क्या किया है, पहले मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें 3 की, तो ये तो बराबर ही रहेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे 0 रहेगा। अब देखिएगा, जब मैं इसमें कितने की 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 तिया 6, -6, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6, -6, -6 में से -6 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा R3 में कितने की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 की, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 छिक्के 12, कितना हो जाएगा 12, और इसमें जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 चौक 12, तो ये भी -12, ये भी -12, -12 में से -12 गया तो 0, ये तो और अच्छा हो गया। लो, नीचे का जो बन गया ना, बन गया अपने आप में, क्या बन गया, 0 रो बन गई, यानी कि एक ऐसी रो जिसमें सभी एलिमेंट 0 अपने आप बन गया। हम तो सिर्फ इसको 0 कर रहे थे, ये अपने आप में 0 हो गई, ये बोनस मिल गया हमको। तो अब इक्विवेलेंट फॉर्म की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, क्या, कि प्रत्येक रो का लीडिंग एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, हो गए 0। उससे अगली रो का लीडिंग एलिमेंट राइट साइड में होना चाहिए, देखिए उससे अगली रो, ये इसका लीडिंग एलिमेंट ये इससे राइट साइड में है, और यदि किसी मैट्रिक्स में 0 रो है तो वो बॉटम में होना चाहिए, आ गया 0 रो, कहां पर आ गया, बॉटम में। ओके, अब हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ए कैसा है, पहले तो लिख देंगे, चूंकि ए अब किस में आ गया, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, ए इन इक्विवेलेंट फॉर्म, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन, बस इतना लिख दीजिए, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में तो आई गई ना ए, तो नॉन जीरो रो आ जाएगी। तो रैंक ऑफ ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसी कितनी रो हैं जो पूरी तरह से 0 नहीं है, एक रो और दो, दो हैं, दो दो, दो इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल। तो 2 आ गई, इसकी जो रैंक है, इस वाले मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में 3x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी हम रैंक ऑफ
नलिटी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी कि भाई ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3 में से रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि इस रो का जो इक्वलन फॉर्म था वो ये है, और इक्वलन फॉर्म में कितनी जीरो रो हैं, ऐसी कितनी रो हैं जो कंप्लीटली जीरो हैं, तो कंप्लीटली जीरो एक है, एक रो, तो कितनी रो कंप्लीटली जीरो है, तो वो रैंक ऑफ नलिटी। ठीक है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, निकलता कैसे है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 लेंगे, और जितनी रैंक आएगी इस मैट्रिक्स की वो उसमें से घटा देंगे, सिंपल। ठीक, ओके, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे इस तरीके से। अभी रैंक निकालने का और भी कई सारे मेथड रहते हैं, एक रिड्यूस फॉर्म से निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल देते हैं, एक आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे, अगली वीडियो में हम कराने वाले हैं डिटर्मिनेंट, सॉरी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसकी परिभाषा, फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलती है, और सबसे यूजफुल जो मेथड होता है वो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही होता है, तो बड़े से बड़ा मैट्रिक्स आसानी से हम इक्वलन फॉर्म में चेंज कर देते हैं, पर कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि इक्वलन फॉर्म थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, उनके लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे उसके लिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसका मेरे को बताइएगा कि इसकी रैंक कितनी है। ठीक है, 1 2 3 2 4 5। ठीक है, चलिए इसकी रैंक मुझको बताइए। ठीक, क्या है, 1 2 3 और 2 4 5। ठीक है, इसकी रैंक मुझको बताइए। क्लियर है, चलिए इसकी रैंक आप मेरे को कमेंट कर बताइए। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं अब हम। ठीक, ये हो गया, बस इतना ही करिए आज, इतना काफी है। बाकी एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और, आपके दिमाग में एक चीज और आ रही है, मैंने क्या बताई थी शुरुआत में, किसी भी इक्वलन फॉर्म में जब हम रैंक फाइंड आउट करते हैं उस समय इक्वलन फॉर्म का जो लीडिंग एलिमेंट है 1 होना कंपलसरी नहीं, ये मैं अब आपको समझाऊंगा, देखिएगा। यहां पर हमारा लीडिंग एलिमेंट 1, ठीक है, लेकिन यहां पर 1 नहीं, कोई फर्क पड़ा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कितनी आई थी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपकी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आई। ठीक है, अब मैं इसमें अगला एक और यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता, बात समझिएगा, एक और ऑपरेशन लगा देता कि भैया R2 चेंज टू -1/2 इंटू R2। अब मैं R2 में मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ये इस तरीके से आ जाता 1 2 3 0, तो यहाँ पे आके इतना 1 आ जाता, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाता, इस तरीके से, और नीचे 0 0। अब इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तब भी 2 आएगी। ठीक है, तब भी 2 आएगी, तो मतलब यह है कि यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट आपने यहाँ पर 1 कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ा रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर, कुछ नहीं पड़ा, तो इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, इक्वलन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट 1 होना कंपलसरी नहीं होता है। ये गूगल पर सर्च करिए, आप चैट जीपीटी से पूछिए, मैंने बहुत देर तक, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स का मैंने लेक्चर देखा और उसमें सभी ये बता रहे हैं कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन कर दी है। ठीक है, हालांकि मैंने भी पहले, आपको बता रहा हूं, मैंने पहले पढ़ाया था, तो वहां पर मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ के आया था, हमारे टीचरों ने बताया। लेकिन एक HOD थे मैथमेटिक्स के, उनसे मैं मिला, उन्होंने बताया कि इसमें 1 होना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि इक्वलन फॉर्म सिर्फ बेसिकली हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए 1 होना कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट आपका नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि नन जीरो एलिमेंट आपका लीडिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो 1 है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, कोई भी किताब जो होती है वो सीधे सीधे उसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है ऐसा कोई किताब नहीं कहती है, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा में क्या रहता है, लीडिंग एलिमेंट, या रहेगा पाइवोट एलिमेंट, या रहेगा फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट, ना कि वहां पर यूनिट एलिमेंट लिखा होता है। ठीक है, चलिए
ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई क्या पढ़ा रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं, सही है, क्योंकि वन कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि यहाँ पर कुछ और एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए लाइक अब मैं इस पहली रो में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा, पहली रो को जो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रैंक तो ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला जो लीडिंग एलिमेंट है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो लीडिंग एलिमेंट आपका नन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, माइनस का 2 है फिर भी चलेगा, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, मैंने भी पूछ रखा है, ठीक है। चलिए, बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कल चलेगा, हालांकि मैंने इसमें भी आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझा दिया है। आगे मैं डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊंगा, नॉर्मल फॉर्म से आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊंगा, रिड्यूस फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊंगा, रिड्यूस इक्लन फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में जरूर ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।